हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कॉटेज। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एटम के बारे में। एटम यानी कि परमाणु। एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इस एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, दोनों पर चार्ज जो है इक्वल होता है। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, तो इस पर चार्ज होता है 0। ठीक है, ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं किसी एटम की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय भाग है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक बोलते हैं। और इस नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों तरफ जो सेल होते हैं, जिनको हम कोश या कक्षा बोलते हैं, इनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये चारों तरफ जो सेल होते हैं, इनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियन भी बोलते हैं। न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं तो इन्हें न्यूक्लियन भी बोलते हैं। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्योंकि इस न्यूक्लियस में न्यूट्रल पार्ट है इसका न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव पार्ट है। तो न्यूक्लियस में जो भी चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से होगा। और इस प्रोटॉन को हम क्या बोल सकते हैं, नाभिकीय आवेश या न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर ही होता है, तो इसे हम न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये केंद्रीय भाग है। ये देखो नाभिक जिसको हम बोलते हैं, इस नाभिक में प्रेजेंट हैं, ये रेड कलर के आपको दिखा रखे हैं न्यूट्रॉन, और ये ब्लू कलर के प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये जो सेल हैं, इनमें है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जिसे क्या हम हिंदी में परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक। ठीक है, किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है, और जैसा कि हमने बात की थी कि न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस का चार्ज ओनली प्रोटॉन की वजह से होता है। तो इसे हम प्रोटॉन को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश भी बोल सकते हैं। अगर मैं किसी न्यूट्रल एटम की बात करूं तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, इन न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो तो प्रोटॉन के इक्वल होता ही है, लेकिन न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी प्रोटॉन या जेड के इक्वल ही होता है। और अगर मान लीजिए कोई चार्ज एटम है, यानी कि इस पर कोई चार्ज आ गया, उस केस में चार्ज एटम में क्या होगा, जेड और पी यानी कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन तो सेम होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के इसके इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब किसी एटम पर कैसे चार्ज जनरेट होता है, इसकी मैं अगर बात करूं, मान लीजिए आपको कोई एटम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी एटम, जिसमें जैसे मान लीजिए मैंने हीलियम ले लिया। ठीक है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 2 है और ये न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और जैसा कि हमने बात किया, सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन। अगर हीलियम के केस में इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। और इसके चारों तरफ जो सेल होंगे
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मान लीजिए 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस पर चार्ज कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? इक्वल होता है, लेकिन नेचर जो है इनकी अपोजिट होती है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। तो टोटल चार्ज की बात करूं तो इस पर होगा 0। मान लीजिए मैं प्रोटॉन को यहाँ पर प्लस प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर इसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एक दूसरे के चार्ज को ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल चार्ज इस पर क्या हो गया? इस पर 0 हो गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा लूँ, इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हटा लूँ, -1 एक इलेक्ट्रॉन कर दूँ, तो अब इसमें कितने प्रोटॉन बचे? प्रोटॉन तो 2 ही बचे। ठीक है, प्रोटॉन तो इतने ही रहेंगे क्योंकि न्यूक्लियस में है, लेकिन ये जो सेल है इस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक ही इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करूं और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन अब भी इस पर क्या बचेगा? एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज अभी कैंसिल नहीं हुआ। तो अगर किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसका उल्टा अगर हम करें, मान लीजिए आपको हीलियम दिया हुआ है, ठीक है, और इसको आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो उस केस में इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो -2 3 कर रहे हो तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूँ मास नंबर। मास नंबर या बोल दे इसको द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये क्या होता है? किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर दे तो क्या कहलाएगा? मास नंबर। और जैसा कि हमने पहले बोला था, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया मास नंबर। अब किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए कोई एक्स कोई एटम है, ठीक है, तो नीचे की तरफ इसमें लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर की तरफ लिखते हैं इसका मास नंबर, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूट्रल एटम होगा तो जेड किसके इक्वल होगा? प्रोटॉन के इक्वल और इलेक्ट्रॉन के इक्वल, यानी कि न्यूट्रल एटम में जेड, पी और ई क्या होगा? सेम होगा। और जब भी चेंज होगा तो किस में होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज होगा, अगर इस पर कोई चार्ज डेवलप होता है। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखो, मान लीजिए आपको दे रखा है क्या? सोडियम प्लस दे रखा है, ठीक है, और पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये सोडियम होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, और 11 ही इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11, जेड भी कितना होगा? 11। अगर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं और सोडियम प्लस में पूछा है, तो यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल दे रखा है और बोल रखा है कि x-4 है, और इस x-4 में बोल रखा है कि इसका जो मास नंबर है वो है 55, और इसमें जो प्रोटॉन है वो है 24। तो सबसे पहले हम देखेंगे x-4 आया कैसे। मान लीजिए आपके पास कोई एटम रहा होगा x, और इस एटम में 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? ऐड कर दिए, तो इस पर क्या चार्ज आ गया? x-4। और इसके लिए आपको दे रखा है a इसका कितना? 55 और p कितना? 24। ठीक है, अगर p यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर भी कितना होगा? यहाँ पर भी, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर भी 24 होगा। ठीक है, अगर p यहाँ पर 24 है तो क्योंकि ये एटम कैसा है? न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो यहाँ पर जेड भी कितना होगा? इसका जेड भी कितना होगा? 24 होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे? 24 होंगे।
अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 24 हैं तो इसमें यहाँ पर कितने आएंगे, यहाँ पर होंगे 24 प्लस 4, तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कितने 28। ठीक है, चलो ये हो गया। और यहाँ से आपको ये पूछ लिया कि अब बताओ x-2 में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इसका मास नंबर होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि मास नंबर जो है, मास नंबर तो चेंज होता नहीं, जैसे यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, इसका मास नंबर भी कितना होगा 55 होगा, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होते। अगर x-2 में पूछा है, अगर x के पास इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 24, x के पास 24 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पूछा है x-2 में, तो आप क्या करोगे, x में क्या किया हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो यहाँ 24 से यहाँ कितने हो जाएंगे 26 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 26 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए पूछा है इलेक्ट्रॉन हो गया 26, प्रोटॉन पूछे तो प्रोटॉन हम कितने बताएंगे, प्रोटॉन अगर इसके पास 24 हैं तो यहाँ पर भी कितने होंगे 24। अगर इसका एटॉमिक नंबर 24 है तो इसका भी कितना होगा 24, क्योंकि ये चेंज नहीं होता। अगर इसका मास नंबर जो है 55 है तो यहाँ पर भी मास नंबर कितना होगा 55। और अगर पूछ ले कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप जानते हो मास नंबर अगर 55 है तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल, और यहाँ पर अगर प्रोटॉन है 24 तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, यहाँ से न्यूट्रॉन अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 31। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे दिया गया कि x+2 है। ठीक है, और x+2 के लिए आपको बोल रखा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं 10 हैं, और इसमें जो न्यूट्रॉन हैं वो 12 न्यूट्रॉन हैं। और आपको पूछ लिया कि बताओ x+4 में कितने तो इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, मास नंबर कितना होगा, ये चीज़ें पूछ ली। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट न करके इसको स्टेप वाइज स्टेप करते हैं। मान लीजिए x+2 दे रखा है, तो x+2 कहाँ से आया होगा, x से ही आया होगा, x से x+2। ठीक है, अच्छा अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बता रखे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं 10 और न्यूट्रॉन बता रखे हैं 12। अब देखो x से x+2 बना, तो इसका मतलब हमने x से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए बाहर निकाल दिए, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इस पर +2 चार्ज आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे 12 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ठीक है, अगर 12 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका जेड भी कितना होगा 12, इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 12। और अगर न्यूट्रॉन यहाँ पर 12 हैं तो यहाँ पर भी न्यूट्रॉन, तो क्योंकि ये तो न्यूक्लियस में रहते हैं ये चेंज नहीं होंगे 12। और मास नंबर इसका कितना होगा, ये होगा 12 + 12, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना हो गया 24। लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है x+4 में, x+4 में, तो ये x+4 लिख दिया। अच्छा x+4 का मतलब क्या है कि आपने न्यूट्रल एटम से 4 इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर दिए। अगर इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें से 4 सेपरेट कर दिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन बचे 8। प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन तो अभी भी 12 ही रहेंगे, न्यूट्रॉन भी 12 ही रहेंगे, 8 24 रहेगा, एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, ये भी 12 ही रहेगा। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल हम और देखते लेते हैं। मान लीजिए आपको x-2 दे रखा है और इसके लिए दे रखा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें 10, और ए इसके लिए दे रखा है 18। ठीक है, तो पूछा है कि बताओ x+4 में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये सब कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो x-2 दे रखा है, तो x-2 कैसे आया होगा। मान लीजिए आपके पास कोई एटम रहा होगा x, और इस पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो ये बना x-2।
और x-2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं आपको 10 और इसका A18 दे रखा है। अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो इस न्यूट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, क्योंकि इसमें 2 ऐड किए तो इसके पास 10 हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहे होंगे कितने, 8। ठीक है, अब न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जेड क्या होता है न्यूट्रल एटम में, सेम होता है। अच्छा, ए यहाँ पर 18 है तो ए तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ए होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। प्रोटॉन अगर 8 हैं, प्रोटॉन अगर 8 हैं, ठीक है, और मास नंबर अगर कितना है यहाँ पर 18 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर कितने रहे होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर 10 रहेंगे। ठीक है, इसमें 10 न्यूट्रॉन और यहाँ पर भी न्यूट्रॉन तो सेम ही रहेंगे। हमें पूछा है x+4 में बताओ कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन रहेंगे। अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं और ये x से x+4 बना, ये 4 कब बनेगा, जब यहाँ से इस x से हमने क्या किए, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन इससे हटा दिए, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं और उनमें से 4 हटा दिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन बचे 4। जेड कितना रहेगा, जेड तो वही रहेगा, प्रोटॉन भी सेम रहेंगे और ए भी कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।